ओके, तो भाई सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, और उससे आसान क्या होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे आसान क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये होता है कि ना ऑर्गेनिक काफ़ी मुश्किल होती है, भाई इसको हम सबसे इजी कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आपका जो ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका है ना उसमें फॉल्ट है। तो ये सबसे इजी होने के बावजूद आपको सबसे ज़्यादा क्या लगती है मुश्किल, कईयों को लगती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, यूज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स टू रैशनलाइज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, यूज ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स टू रैशनलाइज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लॉज ऑफ फिजिक्स को आप इस्तेमाल करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करने के लिए, तो क्या हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लॉज ऑफ फिजिक्स को आप इस्तेमाल करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए, वो क्या हो जाती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आप कहोगे कौन कौन से लॉज फिजिक्स के, फिजिक्स तो बहुत सारी है, तो फिजिक्स के जो लॉज आपने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो सारे लॉज कलेक्टिवली कहां पर दिए होते हैं इन फिजिकल केमिस्ट्री। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, सबका बेस होता है इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी, समझे बात। और क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है तो सबसे मुश्किल भी होती है, उससे इजी है और सबसे इजी ये होती है। लेकिन कईयों को ये मुश्किल लगती है ऑर्गेनिक। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये नहीं कि ये मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, उसमें फॉल्ट, उसमें दिक्कत है। आपको यही नहीं पता भाई, ज्यादातर बच्चों को यही नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसकी स्ट्रक्चर कैसे करनी होती है, इसको पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के कितने तरीके हैं और उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। ओके, फिर आपकी मर्जी भाई कि आप बेस्ट तरीका चूज करते हो या जो वाहियात तरीका है वो चूज करते हो। ओके, तो आपकी मर्जी रहेगी। तो मैं आपको बताऊं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले आप ये देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितनी कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे। देखो हर एक, जैसे केमिस्ट्री को आप प्राइमरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसे हम, लेकिन भाई ज्यादातर जो होता है केमिस्ट्री को या तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में डिवाइड कर देते हैं, या कई जो यूनिवर्सिटीज हैं वो केमिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी, 4 स्ट्रीम। वो तो डिपेंड करता है भाई, कोई 3 में कोई 4 में। ओके, चलो हमने 4 में डिवाइड कर रखा है, हमने पूरी केमिस्ट्री को 4 में भाग कर रखा है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक को भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, ऑर्गेनिक का भी आप सब डिवीजन कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्राइमरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। क्या, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये चैप्टर होता है आपका पहला पार्ट। ठीक है बात। इसमें आप क्या पढ़ते हो, इस पार्ट में क्या पढ़ा जाता है, इसमें पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, ठीक है बात, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट होते हैं, हाइपर कंजुगेशन, समझे बात, एरोमेटिसिटी, या भाई इंडक्टिव इफेक्ट है, या रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो सब कहां पढ़े जाते हैं हमारे इसी पार्ट के अंदर। प्लस इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री भी होती है। और इसमें क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको पता ना कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसके कई सारे, उसका मैकेनिज्म होता है पर्टिकुलर, इजंट इट। तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म के, अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट ऑफ मैकेनिज्म। क्या आपको ये क्या बात हुई, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड, जैसे आपने पढ़ते हो SN1 है, SN2 है, जो एग्जैक्ट स्टेप होते हैं उनको पढ़ना, वो क्या होता है आपका अप्लाइड मैकेनिज्म। क्या होता है, आपने बताया भाई कि ये कंपाउंड था, ये टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड बन गया, नहीं समझे बात, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिज्म। लेकिन एक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट,
इसमें आपने क्या पढ़ना होता है, रिएक्शन कांस्टेंट, इसमें भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, क्या भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, समझ गए बात, या थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं रिएक्शंस के, काइनेटिक कंट्रोल क्या होता है, वो सब काम, हैमट इक्वेशन है, होमंड पोस्टुलेट, वो सब कहाँ पड़े जाते हैं, समझ गए बात। तो इस पार्ट को हमने टोटल, तो जो भैया आपको पता है मैंने नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट और जितने भी दूसरे एग्जाम हैं एमएससी लेवल के, उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने उसके लिए मैंने 2 किताबें लिखी हुई हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, इसमें नहीं आएगा अभी स्ट्रीम चालू नहीं की है, अभी स्ट्रीम चालू नहीं की है। एक तो हमने क्या कर रखा है, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो हमारे पास जो एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, क्या, तो उसमें ये 4 पार्ट इसी को पूरा करते हैं, और एक क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर इसी के हैं। पहला चैप्टर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड नोमेनक्लेचर। दूसरा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या है, एरोमेटिसिटी होता है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, वो सब कहाँ पढ़ते हैं हम इसके अंदर। और फिर क्या हमारे पास, रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी एस्पेक्ट। और चौथा क्या होता है हमारे पास, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि जो ये 3 चैप्टर नहीं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो आपको ये बता देंगे कि अटैक कहाँ होना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट कौन सी, इलेक्ट्रॉन रिच साइट कौन सी है। लेकिन अटैक होने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बनेगी, उसके ऊपर कमेंट आप कब कर पाओगे, जब आपने क्या पढ़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री, बात आपको पहले पड़ गई। तो इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में ये 4 चैप्टर होते हैं हमारे, आगे आपको समझ में, इजंट इट। तो इसको तो भाई पढ़ना ही पढ़ना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो दूसरा पार्ट होता है, अगर आपको समझ में, इसमें कौन कौन से हो गए, डेफिनेशन, हिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट टाइप, एरोमेटिसिटी वगैरह, और स्टीरियो केमिस्ट्री, और जो भाई रिएक्शन मैकेनिज्म के स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी एस्पेक्ट होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कि किसी रिएक्शन में कितने तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोनेन, उनकी स्टेबिलिटी, वो सब कहाँ पढ़ते हैं इसके अंदर। आगे आपको दूसरा जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें फिर क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ना, वो सारी आपने यहां पढ़नी होती है। मान लिया आपके पास 5000 ऑर्गेनिक रिएक्शंस, वो सारी कहां पढ़नी होती हैं, इसके अंदर, ठीक है। जो तीसरा पार्ट होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या, बायो ऑर्गेनिक, जैसे बायोमोलिक्यूल्स वगैरह नहीं, तो भाई प्रोटीन है, हार्मोन, वो सारा सब कुछ, नहीं समझे बात, आगे आपको समझ में। और चौथा पार्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप प्राइमरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझे बात, इन सब कुछ वहां पढ़ना होता है। इसको पढ़े बिना इसको नहीं पढ़ सकते, समझ गए बात भाई। तो सबसे पहले अपने ये पढ़ना होता है। उसके बाद क्या, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तीसरा क्या होता है, बायो, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, एंजाइम, सब कुछ यहाँ पढ़ा जाएगा हमारे पास, ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ना, हमने तो कहाँ बांट रखा है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने अपनी बुक्स में ऐड नहीं कर रखा, क्योंकि मैंने स्पेक्ट्रोस्कोप कहाँ ऐड कर रखी है, स्पेक्ट्रो की स्ट्रीम के अंदर। क्योंकि हमने तो भाई केमिस्ट्री को 4 पार्ट्स में बांट रखा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो। तो इसमें आपका NMR है, इसमें आपका मास है, समझ गए बात, कार्बन 13 NMR है, वो सब कहाँ, IR है, UV है, वो सब कहाँ हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है बात, आगे आपको। और ये जो हमारे पास बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हमने एक चैप्टर बना रखा है, बताओ कौन सा, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। नहीं आपको समझ में, तो ये वाला पार्ट हमने कहाँ पढ़ा रखा है, ये वाला पार्ट ऑर्गेनिक का हमने कहाँ ऐड कर रखा, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। हमने क्या कर रखा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उनकी ज्यादातर स्पेक्ट्रोस्कोपी निकाल के एक अलग स्ट्रीम बना रखी है, उसमें आएगा हमारा ये, ठीक है बात। इसका एक चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर इसके हो गए। अब बच गया क्या हमारे पास, कौन सा पार्ट, ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें आपने बाकायदा ये पढ़ना होता है कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है। अब इसको पढ़ने के हमारे पास, मैं आपको बताऊं भाई,
डिफरेंट वेज होते हैं, समझ गए बात। अब इसको पढ़ने के कितने तरीके होते हैं मैं आपको बताता हूं भाई। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप 4 तरीके से बांट सकते हो प्राइमरली। क्या? ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप प्राइमरली 4 तरीके से बांट सकते हो, ठीक है। उनमें एक तो होता है नेम रिएक्शन के आधार पे। क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो, क्या, और एक हमारे पास ये रिएक्शन हो, नहीं है आपको, तो ये भी एक रिएक्शन और ये भी क्या है, ये दो अलग अलग रिएक्शन है ना भाई। लेकिन मुझे पता ये भी क्या है, डायलेल्ड रिएक्शन, और ये भी क्या है, डायलेल्ड रिएक्शन, नहीं है आपको। तो रिएक्शन दो बेशक है ये, लेकिन नेम रिएक्शन के आधार पे देखें, हम क्या देखें भाई, नेम रिएक्शन के आधार पे, नहीं है आपको समझ में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई। नेम रिएक्शन के आधार पे देखें तो दोनों रिएक्शन क्या है, डायलेल्ड रिएक्शन का क्या है, वेरिएंट। ये भी क्या, डायलेल्ड रिएक्शन, ये भी क्या है, डायलेल्ड रिएक्शन, नहीं आपको। ये दो रिएक्शन अलग अलग है, लेकिन किसका वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब ये तो क्या है, सिंपल डायलेल्ड रिएक्शन, और इसमें इसके ऊपर क्या लगा रखा है, ग्रुप, और कोई अंतर। तो ये दोनों डायलेल्ड रिएक्शन है। तो अगर ऐसी है, अगर मेरे पास टोटल 10,000 रिएक्शन है, कितनी, 10,000, तो मैं उन 10,000 रिएक्शंस को नेम रिएक्शंस के आधार पे बांट सकता हूं। इस बात आपको पहले पड़ी, कैसे नेम रिएक्शन के आधार पे हो सकता है। उसमें 10,000 में से 32 रिएक्शन ये रिएक्शन कौन सी, डायलेल्ड रिएक्शन। अब जो इसका मैकेनिज्म होगा, जैसे ये प्रोसीड करती है वैसे कौन सी प्रोसीड करती है, ये, सिर्फ यहां पर एक्स्ट्रा ग्रुप और कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे हो सकता है उस 10,000 में से 32 रिएक्शन क्या हो, डायलेल्ड रिएक्शन, क्या हो, क्योंकि नेम रिएक्शन एक सिंगल रिएक्शन नहीं होती भाई। ये भी डायलेल्डर है और ये भी क्या है, डायलेल्डर। और अगर मैं यहां पर क्या लगा देता, बताओ भाई, COH और COH, तब भी क्या होती है, डायल, तब और कुछ बनता प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और क्या है, जो प्रोडक्ट बदल गए ना, लेकिन रिएक्शन कहलाएगी तब भी क्या, डायलेल्ड रिएक्शन का ही वेरिएशन। क्या, जैसे आप कोई शर्ट खरीदते हो तो शर्ट के बहुत सारे क्या होते हैं, आप अमेजोन पे कोई चीज खरीदते हो उसमें तो वेरिएशन होते हैं भाई, आप उसको बदलते रहते हो। तो सेम आओ क्या समझ, अलग अलग रंग, सेम साइज, सब कुछ। तो उसी तरीके से आप हो सकता हूं 10,000 रिएक्शंस में से 32 रिएक्शन क्या है, डायलेल्डर, नहीं समझे बात। उन 10,000 में से भाई क्या बोलते हैं, कुछ रिएक्शन क्या हमारे पास, बताओ, विलियम्स सनीथर सिंथेसिस, कुछ उसमें से कौन सी किस में चली गई, बताओ, कोप रीअरेंजमेंट में, किस में, कोप रीअरेंजमेंट, नहीं समझे बात। तो ऐसे आप उन 10,000 रिएक्शंस को आप नेम रिएक्शन के आधार बांट सकते हो। 10,000 में से 32 रिएक्शन डायलेल्डर टाइप है, 10,000 में से 37 रिएक्शन कोप रीअरेंजमेंट है, 10,000 में से 15 रिएक्शन विलियम सनीथर सिंथेसिस है, 10,000 में से इतनी रिएक्शन, नहीं आ रहा आपको समझ में। और जो रिएक्शन किसी भी नेम रिएक्शन से मैच ना करें, जो रिएक्शंस किसी भी नेम रिएक्शन से मिलती जुलती ना हो, उनको हम क्या बोल देंगे, मिसलेनियस रिएक्शन, क्या बोल देंगे। तो ऐसे हम सारी रिएक्शंस को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेम रिएक्शन तो बहुत सारी हैं। अब ये मान लो हमारे पास 300 रिएक्शन है नेम, मोटा मोटी, तो आपको ऐसे कितनी कैटेगरी बनानी पड़ेगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस पोर्शन को पढ़ने के लिए, 301। क्यों, कुछ रिएक्शन, अरे भाई 301 कैटेगरी बनेगी, क्योंकि जो रिएक्शन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेंगी उनको मिसलेनियस रिएक्शन में। तो अगर मैं इस पार्ट को बांटना चाहूं तो मुझे कितने चैप्टर बनाने पड़ेंगे, 301 चैप्टर। कितने, एक चैप्टर बनेगा डायलेल्ड रिएक्शन के नाम से, एक बनेगा कोप रीअरेंजमेंट के नाम से, एक बनेगा क्लेजन रीअरेंजमेंट के नाम से, एक बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन वाले चैप्टर में सारी रिएक्शन कौन सी होंगी, एल्डोल कंडेंसेशन की होंगी। नहीं आपको सबका सेम रिएक्शन का तरीका होगा, सिर्फ रिएक्टेंट हल्के फुल्के क्या होंगे, अलग अलग। आगे आपको समझ में। तो इस तरीके से पढ़ने में दिक्कत क्या है, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत सारी हैं और इसके बहुत सारे क्या बन जाएंगे, पार्ट्स, चैप्टर बन जाएंगे, ठीक है बात। तो एक तो हम पढ़ सकते हैं नेम रिएक्शंस के आधार पे। दूसरा हमारे पास इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। क्या, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे कि भाई एल्डिहाइड की रिएक्शन ये, कीटोन की रिएक्शन ये। तो एक चैप्टर आप किसका बना सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन का।
आपके बीएससी में क्लासिफिकेशन ऐसे ही कर रखा होता है। एक चैप्टर आता है अमाइड का, एक चैप्टर आता है एल्कोहल और फिनोल का, एक चैप्टर आता है एल्डिहाइड और कीटोन का, एक चैप्टर आता है एनहाइड्राइड का। आ गया आपको समझ में? नहीं आपको? तो इसमें अब नेम रिएक्शन ज़्यादा होती हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कम होते हैं ना। तो मान लिया मोटा मोटी हमारे पास 30 फंक्शनल ग्रुप हैं। कितने? 30। तो हम अगर हर फंक्शनल ग्रुप का भी अलग चैप्टर बनाएं तब भी ये 10,000 रिएक्शन कैसे पढ़नी पड़ेंगी? 30 ग्रुप में बांट के पढ़नी पड़ेंगे। 30 चैप्टर हमारे तब भी बन जाएंगे। अगर हम एल्कोहल फिनोल का चैप्टर इकट्ठा कर दें तब भी हमारे पास चैप्टर काफ़ी सारे बन जाएंगे ना भाई। तो बीएससी में क्लासिफिकेशन आपका ऐसे ही होता है। जैसे मेरे पास ये रिएक्शन थी ना, ये रिएक्शन थी, रिएक्शन वही होती है, रिएक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ता, सिर्फ वो अलग जगह पढ़ी जाएगी। अगर मैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को किसके आधार पर बांट के पढ़ता हूं? नेम रिएक्शन के आधार पे। तो यही रिएक्शन कहां, किस चैप्टर में जाएगी? डायल्ड रिएक्शंस। कौन सी? क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं इन्हीं 10,000 रिएक्शंस को जो इसमें पढ़ती हैं उनको मैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर बांट के पढ़ूं तो ये बताओ कहां पड़ेगी? एल्कीन्स में। कहां पड़ेगी? ये रिएक्शन एल्कीन में पड़ेगी क्या? और साइक्लो एल्कीन में भी। एल्कीन में तो क्यों पड़ेगी? एल्कीन की तो रिएक्शन है और साइक्लो एल्कीन में प्रिपरेशन के टाइम पे आ जाएगी। या नहीं आपको समझ में? नहीं यार आपको समझ में? तो रिएक्शन वही है लेकिन उसके पढ़ने का हमारा वे क्या हो गया हमारा, बताओ भाई, अलग अलग हो गया। Isn't it? समझ में रहे आपको? ठीक है। तो इसको बताऊं क्या बोलेंगे? तो यही तो रिएक्शन तो वही है, अंतर तो कुछ भी नहीं है। ओके। तीसरा तरीका होता हमारे पास रिएजेंट के आधार बांटने का। कैसे? क्योंकि आपको पता है किसी भी रिएक्शन में एक होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक हमारे पास क्या होता है? एक सबस्ट्रेट है और एक हमारे पास क्या है? रिएजेंट। जो मोर रिएक्टिव क्या है? रिएजेंट। लेस रिएक्टिव क्या होता है? सबस्ट्रेट। दो रिएक्टेंट में से तो रिएजेंट कौन सा है? रिएजेंट कौन सा है? तो HBr की रिएक्शन होगी हमारे पास। क्या हमारे पास किसी रिएक्शन है? मान लो मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? HBr। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br नहीं बन जाएगा क्या? तो यही रिएक्शन अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर बैठ के पढ़ता तो कहां पड़ जाती है? एल्कीन में। और यही रिएक्शन अगर मैं इन्हीं को किसके आधार बांट के पढ़ता? रिएजेंट के आधार पे। तो यही HBr की रिएक्शन कहलाती है। किसे कहलाती है रिएक्शन? मतलब रिएक्शन वही, रिएक्शन में कोई अंतर, सिर्फ पढ़ने का हमारा तरीका क्या हो गया, हम इसको अलग तरीके से बांट के पढ़ रहे हैं। Isn't it? फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं ये रिएक्शन बोल दूं, कौन सी रिएक्शन? ये रिएक्शन। अब अगर ये जो रिएक्शन है इसको मैं फंक्शन, तो ये कीटोन की रिएक्शन है। किसकी है? सॉरी एल्डिहाइड की। अरे CHO है। तो ये रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप के आधार पे दोनों जगह जा सकती है, एल्डिहाइड में भी अल्कोहल में भी। एल्डिहाइड में क्यों जाएगी? रिएक्शन के तौर पे, और अल्कोहल में जाएगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। लेकिन इसमें रिएजेंट कौन सा पड़ा है? NaBH4। क्या भाई? नहीं आपको समझ में? सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो अगर मैंने भाई इन पार्ट्स को मैंने किसके आधार बांट रखा हो, अगर इन 10,000 रिएक्शंस को मैंने किसके आधार बांट रखा हो, तो यही रिएक्शन मैं किस में क्लासिफाई करता? सोडियम बोरो हाइड्राइड के चैप्टर में। आ गया आपको समझ में? रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा ना, कि पड़ गया? ठीक है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, तो अगर आप इनको कैसे बांट के पढ़ सकते हो? फंक्शनल ग्रुप के आधार पे आप इन्हीं रिएक्शन को आधार बांट के पढ़ सकते हो। अब बांट के पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं समझे बात? और एक तरीका होता आप इनको इनके मैकेनिज्म के आधार बांट के पढ़ लो। किस आधार पे? मैकेनिज्म, ओवरऑल मैकेनिज्म। तो ओवरऑल मैकेनिज्म 5 तरह का होता है। एक होता है एडिशन रिएक्शन। कौन सी? एडिशन रिएक्शन। सॉरी, एक होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक ग्रुप दूसरे को आके रिप्लेस कर देगा। दूसरी हमारे पास होती है एडिशन रिएक्शन। तीसरी हमारे पास होती है, इसमें क्या होगा? एक रिएक्टेंट दूसरे पे आके ऐड हो जाएगा। तीसरी हमारे पास क्या होती है बताइए?
क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास, सॉरी तीसरी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या रीअरेंजमेंट? क्या होगा कि यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा ना अपना रूप बदल लेगा। क्या? मॉलिक्यूल अपना रूप बदल लेगा। और चौथी हमारे पास होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और पांचवी हमारे पास होती है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? तो भाई नहीं आपको, तो अगर मैं इनके आधार पर इनको बांट के पढ़ूं तो मुझे सिर्फ कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे? 5 चैप्टर। नहीं आपको, लेकिन जब आप मुझे बताओ अब जो ये रिएक्शन थी, देखो रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, रिएक्शन आप वही पढ़ते हो। जैसे आप मेरे पास ये रिएक्शन देखो, अगर यही रिएक्शन मैं कैसे पढ़ता फंक्शनल ग्रुप के आधार बांट के, तो ये कहाँ पढ़ती? एल्कोहल में या एल्डिहाइड में। इसी को अगर मैं रिएजेंट के आधार बांट के पढ़ता तो NaCl 4 चैप्टर में पढ़ती है। और इसी को अगर मैं कैसे पढ़ लूँ मैकेनिज्म के आधार पे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये बोरोहाइड्राइड है, ये हाइड्राइड आयन कहाँ अटैक करेगी? इसके ऊपर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो इस कार्बन में और O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? O ना। तो पे क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ कौन अटैक कर देगा? तो हमारे पास H पॉजिटिव। यहाँ कौन अटैक कर देगा? सॉरी H नेगेटिव, हाइड्राइड। नहीं है आपको समझ में? अरे बोलो। तो यहां पर क्या हुआ बताओ? H नेगेटिव कहां ऐड हो गया? कार्बन के ऊपर ऐड हो गया, इजंट इट? तो ये एक एडिशन रिएक्शन भी है। और कैसी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्योंकि जो बोरोहाइड्राइड है वो सप्लाई क्या करता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड सप्लाई क्या करता है? H नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। नहीं बात आपको पहले पड़ी? बोलो भाई। तो ये न्यूक्लियो, तो एडिशन रिएक्शन भी है, तो ये वहां पड़ती है। तो अंतर कुछ नहीं होता, लेकिन इससे पढ़ने का फायदा क्या है बताओ? इससे पढ़ने का फायदा क्या है कि हमारे पास सिर्फ 5 चैप्टर बनते। तो आमतौर पे क्या होता है कि या तो बांटा मिलता है इनको फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, क्या? या बांटा मिल तो BSc में आपका जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो होता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, इस पार्ट को पढ़ने का। ठीक है बात? नहीं आपको, मतलब वही 10,000 रिएक्शन है, सिर्फ पढ़ने का वे क्या होता हमारा अलग, उसमें कोई अंतर नहीं होता। इजंट इट? अब जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, क्या? अब जैसे हमारे पास ये रिएक्शन हो, नहीं आपको, अब आप ये बताओ, अब अगर ये यहां पर आ जाए, क्या? नहीं आपको समझ में? तो हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा? हमारे पास ये नहीं बन जाएगा यहां पर? अरे बोलो, ये यहां पर आई, यहां पर, यहां पर चला गया, तो अलग कंपाउंड बन गया ना। तो इसमें इसने अपना रूप बदल लिया, तो कोई रिएजेंट तो यहां पर नहीं है ना, तो ये क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है ये? तो अगर मैकेनिज्म के द्वारा बांटूंगा तो यही रिएक्शन में कहां पढ़ूंगा? और इसको मैं कैसे पढ़ूंगा बताओ? नेम रिएक्शन के आधार पे। तो यही रिएक्शन कहां पड़ जाती? कोप रीअरेंजमेंट। कहां पड़ जाती है? रिएक्शन तो वही है, सिर्फ आपको पढ़ने का, आपने क्लासिफाई करना तरीका आपने क्या कर रखा है? अलग कर, और तो कोई अंतर नहीं है ना। तो BSc में आमतौर पर जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो होता है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। कैसे होता है? नहीं आपको फंक्शनल ग्रुप के आधार पे पढ़ाते हैं वहां पर, इजंट इट? ठीक है, लेकिन आप बताओ जब वो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर पढ़ाएंगे तो क्या वहां पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो रिएक्शन जब लिखी जाएंगी एक चैप्टर में, तो अगर कोई नेम रिएक्शन होगी तो उसको मेंशन ही कर देते क्या कि ये नेम रिएक्शन है? मेंशन तो करते ही भाई। जब फंक्शनल ग्रुप का दर्ज पढ़ाएंगे, जब वहां पर एल्कीन का चैप्टर होता है, किसका? तो वहां पर सारी रिएक्शन किसकी होंगी? एल्कीन की होंगी ना, चाहे वो नेम रिएक्शन है चाहे ना है। लेकिन एल्कीन के जो रिएक्शन नेम रिएक्शन है उनको मेंशन कर देते हैं बस, क्लासिफिकेशन उन्होंने नहीं किया, जस्ट मेंशन कर दिया। बात आपको पहले पड़ी। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन वहां पर किसके आधार पे होता है? फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। नहीं समझे बात? और हमको अपने आप दिखता रहता है ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसमें ये रिएजेंट पड़ रहा है, नहीं है आपको? मतलब ये सब सीक्वेंटली काम आते, फिर ये सॉरी ये नहीं आपको समझ में?
भी आएगा, 2 बार आता हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप इन्हें कैसे पढ़ो। तो भाई मेरी बुक में आपको रिएजेंट के नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। मेरे इन बुक्स के अंदर रिएजेंट के नाम से मैंने रिएक्शन रिएजेंट का चैप्टर बनाया ही नहीं। ना मैंने क्या पढ़ाया, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ना मैंने क्या पढ़ा रखी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और ना मैंने क्या पढ़ा रखा, रिएक्शन रिएजेंट्स, और ना नेम रिएक्शन चैप्टर मेरा आपको फिर पढ़ा नहीं रखा। मैंने पढ़ा रखा है क्या, मैंने पढ़ा सब रखा, लेकिन उसका नाम नहीं लिख रखा, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, हमने इस आधार बांट रखा है। बात आपको पहले पड़ी। अब आपको हो गए, यानी कि लेकिन मेरी बुक्स के अंदर, मेरी जो बुक्स हैं उनमें मैंने ना तो रिएक्शन रिएजेंट का चैप्टर, लेकिन वो आपको पढ़ाया जाएगा, ना मेरी बुक में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के नाम से चैप्टर, लेकिन वो भी आपको पढ़ाया। आपको चैप्टर नहीं तो पढ़ाएं कैसे, अभी आपको बताऊंगा। मतलब ये सारा कवर कर रखा है कंप्लीट मेरे, मतलब मेरी बुक में रिएक्शन रिएजेंट भी कवर्ड है, पेरिसाइक्लिक भी, फोटोकेमिस्ट्री भी, नेम रिएक्शन, सब कुछ कवर्ड है। लेकिन हमारा उसे कवर करने का तरीका क्या है, बड़ा यूनिक, नहीं समझे बात। तो हमने क्या कर रखा है, मुझे लगा भाई एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो हमने सोचा भाई हम बनाएंगे 5 चैप्टर सिर्फ। पहले चैप्टर में क्या रखेंगे, सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर क्या पढ़ाएंगे, रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन और रेडॉक्स, नहीं समझे बात। अब आप, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है क्या, ये चैप्टर बहुत भारी भरकम बन जाता है भाई। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सब टाइप होती है क्या, तो इसकी 3 सब टाइप होती हैं, पता आपको कौन कौन सी। प्राइमरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, समझ गए बात। तो इसमें से हमने कितने चैप्टर निकाल दिए, 3, 1, 2 और 3। इसीलिए देखो भाई हमारा चैप्टर कौन सा है, बताओ तुम्हारा ये चैप्टर कौन सा है, बताओ। 5वां चैप्टर को यहां से शुरू हो गया। चैप्टर 5 कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये 3 चैप्टर पूरे करते ही आपके पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीट। ओके ठीक है। फिर आप कहोगे कि भाई एडिशन रिएक्शन, अब ये बहुत लेंथी होती हैं, तो इनको हमने 4 कैटेगरी में बांट रखा है। इनके मैंने 4 चैप्टर बनाए, इसके 4 सब टाइप, मतलब इनका चैप्टर मैंने इस नाम से नहीं बनाया, जो इसकी सब टाइप होती है ना उनसे बना रखा है। इसकी 4 सब टाइप होती हैं, कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रेडिकल एडिशन एंड साइक्लो एडिशन। क्या नहीं आपको, अब मैंने पेरिसाइक्लिक का चैप्टर नहीं बनाया, लेकिन वो कवर होने लग रही, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपको हो ना, कोई देखेगा आपको ये ना कह दे, ये तो वही बात है, किसी ने सारा डी ब्लॉक पढ़ लिया और क्या बोले कि सर आपने ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करवाए। अरे भाई डी ब्लॉक एलिमेंट कोई क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आपको समझ में। तो मैंने पेरिसाइक्लिक को भी ऐसे बांटा कि पेरिसाइक्लिक में साइक्लो एडिशन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन का सब टाइप में जाएगा, आगे आपको समझ में। उसके बाद क्या है आपके पास, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन से, अब रीअरेंजमेंट आपके पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। एक होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। कौन सी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। एक सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, कौन सी, और एक होती है मेटाथीसिस रिएक्शंस। क्या, और एक होती है 1-2 रीअरेंजमेंट। क्या बोलो भाई, कौन सी, 1-2 मेटाथीसिस, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक होगी ना 4 ये। इसकी भी 4 सब टाइप है। कौन कौन सी बताओ इसकी, सिग्माट्रोपिक, कौन सी, सिग्माट्रोपिक, और कौन सी होगी, क्या, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, फिर कौन सी होगी, मेटाथीसिस और 1-2 रीअरेंजमेंट। तो 4 चैप्टर ये होगी। अब आपको ये बोल ले कि पेरी नहीं पढ़ाई, अरे भाई ये एडिशन रिएक्शन का ये चैप्टर कौन सा, साइक्लो एडिशन, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, और ये 3 लोग कलेक्टिवली क्या है, पेरिसाइक्लिक। तो इनका नाम होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो पेरिसाइक्लिक चैप्टर नहीं हमारी बुक में, लेकिन कवर्ड सारा है। बात आपको पहले पड़ी। रिएक्शन रिएजेंट का चैप्टर नहीं है, नहीं कवर्ड सारा है। रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी
नेम रिएक्शन चैप्टर नहीं है, न्यू कवर्ड सारी है। कैसे कि जब हमने क्या पढ़ाया, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा के और टिपिकल रिएक्शन पढ़ा के और एंड में क्या ऐड कर दी, सारी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की नेम रिएक्शन, जिन जिन में सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। नहीं है आपको समझ में? बताओ। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में नजरो साइक्लाइजेशन है, कौन सा? जब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। एंड में क्या ऐड कर दी, वो नेम रिएक्शन जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो नहीं आपको समझ में? जैसे नजरो साइक्लाइजेशन आ गया आपको समझ में? तो इसमें नेम रिएक्शन हमारे पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में क्या है, स्कैटर्ड। नहीं आ रहा आपको समझ में ये? अरे बोलो। तो इसमें कवर्ड सारा है। ओके, तो 3 चैप्टर ये हो गए, 4 चैप्टर ये हो गए, 4 और 3 7 और 3 7 और 4 11। क्या हो गया भाई? 11 चैप्टर हो गए ना। अब 11 चैप्टर में से अब एलिमिनेशन रिएक्शन भाई काफी छोटा चैप्टर था, इसको हमने सब टाइप नहीं बनाई, इसका सिंगल चैप्टर 11 और 1 12, और रेडॉक्स रिएक्शन का सिंगल चैप्टर हमारा 13 चैप्टर। तो 13 चैप्टर ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करते हैं, ये पूरा पार्ट कवर करते हैं। इसमें रिएक्शन रिएजेंट भी है, पेरिसाइक्लिक भी है, नेम रिएक्शन भी है, सब कुछ इसमें। क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे चैप्टर तो यहां पर मैं क्या, यही अप्लाइड, ये क्या है, अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या ये सारा एज होल, तो क्या बोलेंगे इसको, यहां से हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड रिएक्शन। हमने क्लासिफिकेशन किसके आधार पे कर रखा है, अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पे। नहीं समझे बस सभी रिएक्शंस का। फिर उन रिएक्शंस को उस चैप्टर के अंदर फर्दर कैसे क्लासिफाई कर रखा है, बताओ, नेम रिएक्शन के आधार पे। नहीं आपको समझ में? अरे बोलो भाई। नाम भी हर चैप्टर के एंड में क्या मिलेंगे आपको, नेम रिएक्शंस, हर चैप्टर के एंड में। अगर आप क्या पढ़ोगे, फ्री रेडिकल एडिशन, क्या पढ़ोगे, तो उसके एंड में क्या मिलेंगे आपको, फ्री रेडिकल की नेम रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझे बात? तो इसमें कवर्ड था, तो इसका फायदा क्या होता है, इससे आपको ये होचपोच नहीं करना पड़ता। रिएजेंट, इसमें रिएजेंट जब आप सारे रिएक्शन पढ़ोगे तो रिएक्शंस में आपको दिखेंगे नहीं यहाँ कौन सा रिएजेंट पढ़ रहे हैं, यहाँ कौन सा रिएजेंट पढ़ने लग रहा है, आगे आपको। तो ये सबसे बेस्ट भी होता है भाई। और ये बहुत कम बुक के, मैं आपको बताऊं भाई, मेरे ख्याल से बहुत थोड़ी बुक हैं जिनमें ये क्लासिफिकेशन कर रखा है। मैंने देखी है 2 बुक, एक तो मेरी बुक है, मैंने भी ये क्लासिफिकेशन कर रखा है, और एक मैं ऐसा ही क्लासिफिकेशन कर रखा है, एक मार्च में बुक कौन सी है, नहीं वो नहीं, एक और बुक है, ठीक है, एक फॉर्नो 3 बुक है, उसमें सेम क्लासिफिकेशन कर रखा है भाई। आ गया ना आपको समझ में? तो यहाँ पर पेरी के नाम से कुछ चैप्टर नहीं है, लेकिन पेरिस में कवर्ड क्या है, कंप्लीट। समझ नहीं है आपको समझ में ये? ठीक है, तो ये है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने का सबसे बेस्ट वे। देखो आप सेमेस्टर में पढ़ते हो भाई, अब सेमेस्टर में चैप्टर बना रखे हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, तब तो आपने कैसे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, हालांकि आप जब बीएससी पढ़ते हो तब भी आपका सारा ये पोर्शन कवर होता है, लेकिन जब आप फंक्शनल ग्रुप के आधार पर पढ़ते हो तो जब आप कहाँ पहुँचते हो, एल्डिहाइड कीटोन में, तो क्या वहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ते क्या? बिल्कुल पढ़ते हो, लेकिन मेन क्लासिफिकेशन वहाँ पर किसके आधार पे होता है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। तो मेरा ये मानना है भाई सबसे बेस्ट कौन सा वे है, आप ऑर्गेन इस पार्ट को कैसे पढ़ लो, रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पे बांट के पढ़ लो। तो हमारे पास ये टोटल इसलिए क्या हो गया, हमारे पास 4 चैप्टर में हमारा क्या है बताओ, स्ट्रक्चर एंड। मैंने भाई बहुत सोच समझ के क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो 4 चैप्टर में कौन सा हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या हो गया हमारे पास, ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। फिर चैप्टर 5 से लेके 9 तक, और फिर ये 1 से लेके बताओ 8 तक, मतलब 8 और 5 13 चैप्टर। ये क्या मतलब, वॉल्यूम 1 में तो 5 से लेके 9 तक, और वॉल्यूम 2 में चैप्टर 1 से लेके 8 तक, ये 13 चैप्टर क्या कवर करते हैं आपका, ये वाला पार्ट। और आखिरी चैप्टर क्या कवर करता है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गए बात? और बच गया आपका वही NMR, CNMR जो भी, वो सारा हमने कहाँ बांट रखा है। ये है इति सीरीज की सारी, मेरे ख्याल से सारा समझ में आपको पल्ले पड़ गया, किसको कैसे पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके।